Hey, what's up guys? Welcome back once again। अब दो दोस्त बड़े ही मजे से नॉर्वे की समुंदर की घाटी से होते हुए जा रहे हैं जो काफी ऊंची और विशाल है। ये दोनों उसके बीच में अपनी जेट स्काई से उछल कूद कर रहे हैं, तेज तेज चिल्ला रहे हैं, जिससे इनकी आवाज उन घाटियों से टकरा कर वापस आ रही है। ऐसा करके इन्हें काफी मजा आ रहा है, लेकिन वो इस बात से अनजान थे वो ऐसा करके किसी को उसकी नींद से जगा रहे हैं। कौन है वो? तो अब पीछे बैठा लड़का कहता है हमें थोड़ा और आगे जाना चाहिए, वहां पर पानी गहरा है जिससे हमारी रफ्तार और तेज बढ़ेगी। आगे वाले ने उसकी बात सुन ली और एकदम बीच में पहुंच गया। वहां उस जेट स्काई को ये लोग पूरी स्पीड में घुमाने लगते हैं। ठीक उसी समय समुंदर की गहराई में एक बड़ा सा साया उनके पीछे पीछे बढ़ रहा था। दोनों ऊपर रफ्तार के मजे ले रहे थे कि अचानक कोई चीज उनकी जेट स्काई से इतनी जोर से टकराती है, दोनों अपना संतुलन खो बैठते हैं और गिर गए पानी में। रफ्तार का जोश पल भर में खत्म हो गया। आखिर उनके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता चला। क्या चीज थी वो? ये सवाल आपको थोड़ी देर परेशान करेगा। उसी समय समुंदर जीवों की रिसर्चर जोहाना के पास उसकी हेड का मैसेज आता है जो उसे कल ही कल नॉर्वे की उसी घाटी में जाने का आदेश देते हैं जिसको हमने कुछ देर पहले देखा था। दरअसल इन लोगों को खबर मिली है कि वहां बीते कुछ दिनों से काफी चीजों में उथल पुथल हो गई है, जैसे मछलियां खुद ब खुद पानी से ऊपर आ रही हैं और पानी के नीचे काफी हलचल भी पाई गई है। जोहाना ने जब वीडियो देखी तो उसे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, इसीलिए अगले दिन वो कार से उस घाटी के किनारे बस एक मछुआरे के टाउन में पहुंची जो यहाँ काफी सालों से रहते हुए आ रहा है। शायद उनके पास उसके सवालों का कोई जवाब। अब दूसरी ओर हमने वहां के सबसे बड़े फिश फार्म के मालिक को देखा, मिस्टर नेल्सन, जो कुछ बाहर से आए इन्वेस्टर को अपने फर्म की मशीनों के बारे में कुछ चीजें समझा रहे हैं। उसका कहना था कि ये घाटी दुनिया की सबसे गहरी समुद्र घाटी है जिसकी गहराई तकरीबन 1300 फीट गहरी है। यहाँ दुनिया की सबसे अच्छी और ऑर्गेनिक फिशें पाई जाती है। हमारे पास कुछ मशीनें मौजूद है जिससे हम एक बारी में लाखों टन मछलियां पकड़ सकते हैं। वो उन्हें हर तरह से समझाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो लोग उसके फर्म में अच्छा पैसा लगाएं। बातों के दौरान उसने अपने सबसे नए तरीके को उनके सामने रखा जिससे वो इन मछलियों को हेल्दी और ज्यादा समय तक जिंदा रखता है। ऐसा वो सोनर तकनीक की मदद से करता है, पर उसकी ये बात सामने खड़े इन्वेस्टर को कुछ खास रास नहीं आई। अगर ज्यादा देर या फिर ज्यादा फ्रीक्वेंसी में सोनर का इस्तेमाल हुआ तो इससे समुद्र का वातावरण हिल सकता है। जो नेल्सन को लगा कि अब उसकी बात को बेकार साबित किया जा रहा है तो उसने सबसे खास इंजीनियर को बुलाया, जिसे समझाया कि हमारे लिए सबसे अहम है सब फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करना, जो कि हम कर भी चुके हैं। इससे हमें फायदा भी हो रहा है। अभी भी कुछ लोग को उनकी ये चीजें समझ से परे थी, पर वो कुछ बोलते नहीं है। जोहाना को वहां अपने एक पुराना दोस्त ल्यूक मिल जाता है जिसे लेकर वो अपनी इस खोज को शुरू करती है। उसे पता लगाना है कि आखिर इन मछलियों की मौत कैसे हो रही है। जब पहली रिपोर्ट उसके सामने आई तो उससे भी थोड़ी हैरानी हुई, इसीलिए उसने पास में एक बीमार हुई मछली को उठाया, उसे लैब में लेकर गई। वहां उसे उसका दिल निकाला, फिर सोनार फ्रीक्वेंसी के करीब रख दिया। जैसे जैसे वो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रही थी दिल तेज तेज धड़क रहा था या फिर कांप रहा था। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इससे जोहाना समझ गई कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा तेज हो गई है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ल्यूक ने उसे जाते जाते कहा कि इन सोनार डिवाइस को हमें बंद करना होगा क्योंकि ये हमारे लिए तो लाभदायक है लेकिन उन जीवों के लिए मौत। जोहाना उसी फर्म में रहने वाली थी जब तक ये रिसर्च ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाता। वहां उसकी मुलाकात एरिक से हुई। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा थोड़ी देर के लिए ठहर गए, जैसे ये पहले से इन्हें जानते हो। वहां जॉर्ज आया जो जोहाना को ऊपर सारी मशीन के पास लेकर गया। दूसरे दिन जब तक एरिक और जोहाना समुद्र में हाइकिंग कर रहे थे, उसी दौरान एरिक उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है, पर जोहाना का ध्यान तो कहीं और ही था। उसने महसूस किया जैसे कोई चीज उनके नीचे है और उन्हें सुन रही है। एरिक भी इस चीज को भाप लेता है। जब ऊपर से शॉट को देखता है तो समझ में आता है ये चीज कितनी बड़ी और भयानक है। एक और पहले तो सिर्फ मछलियां थी, लेकिन अब तो टर्टल भी पानी के बाहर आना शुरू हो गए। अब बहुत कम ही होता है ऐसा। जरूर कुछ बुरा होने वाला है। जब तक ये लोग वापस आते उससे पहले एक अजीब सी घटना हो गई। कोई चीज सोनार डिवाइस से टकरा गई जिससे कि वो रुक गया है। तो जॉर्ज उसे ऊपर लाने का ऑर्डर देता है। जब एरिक उसे खोलती है तो उसे पता चलता है कि इसका ट्रांसड्यूसर अपने आप ही बढ़ गया है, जिसके कारण ये तेज हो गया और रुक गया। परंतु उसी समय जोहाना ने कुछ ऐसा देखा जो हैरान कर देने वाला था। उस डिवाइस के अंदर कुछ फंसा हुआ था जिसे ये लोग खोलकर फौरन बाहर निकालते हैं। जब ये उसे लैब में लेकर गए, बारीकी से चेक किया तो ऐसा पहली बार हुआ था। जोनाथन के करियर में उसे किसी समुद्री जीव का नाम तक नहीं पता था। उसका कहना था ये हो सकता है कि 1300 फीट की गहराई के नीचे रहने वाला कोई जीव हो जिसे कुछ अजीब से टेंटिकल है। वो एक नीला रंग का पदार्थ छोड़ रहा था जो बेहद ही डरावना था। देखने में दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। टाउन के पास से उन दोनों लड़कों की जेट स्काई भी बरामद हो जाती है। समुद्र में जब एक लड़का उसके करीब जाकर उसे टच करता है तो उसके हाथ में भी वही लिक्विड लग जाता है जो जोहाना के हाथ में लगा था, वही नीला पदार्थ। चीजें और ज्यादा भयानक मोड़ लेने वाली हैं, बस देखते जाइए। अब जोहाना के हाथ से वो पदार्थ छूट ही नहीं रहा था। नहाने के बावजूद भी वहां फिश फार्म में अचानक से अलार्म बजने लगता है। जब इन्होंने फुटेज को देखा तो दंग रह गए। जितनी भी सैल्मोन मछलियां थी सब बेचैन होकर इधर से उधर भाग रही हैं।
फौरन जोहाना को बुलाया। वो जब आई तो उसने देखा समुंदर से गहरा लाल रंग ऊपर आ रहा है, तो बिना देरी किए उसने अपना डाइविंग सूट पहना और समुंदर में चली गई। जब वो नीचे उतरी तो उसके होश उड़ गए। वहां 2 इंसानी लाशें थी। इस बारे में जोहाना ने फौरन शेरिफ को खबर करी। जब वो आई तो उसने तुरंत ही इन्हें देखकर पहचान लिया। ये वही 2 टूरिस्ट थे जिनकी जेट स्काई पलटी हुई थी। लेकिन इससे भी चौंका देने वाला खुलासा तब हुआ जब जोहाना ने उनके हाथ पांव दिखाए जिस पर वही नीले पदार्थ लगा हुआ था। शेरिफ ने हैरानी से पूछा कि ये क्या है, तो पता चला कि ये बायोलेमिनेंस है। ये उन जीवों में पाया जाता है जो या तो अंडा देने वाले हैं या फिर उन्हें किसी प्रकार का कोई खतरा महसूस होता है, पर इतनी मात्रा में कोई चीज इस पदार्थ को बाहर नहीं निकालता। ये क्षमता से ज्यादा है, जिसका मतलब साफ है कि ये कोई शार्क या फिर कोई मछली नहीं है, बल्कि कुछ और ही है समुद्र के नीचे जिसके बारे में हमें अभी अंदाजा नहीं है। जितने भी लोग थे सब शौक थे। जॉर्ज को तो अपनी फर्म की पड़ी थी क्योंकि अभी भी इन्वेस्टर के पैसे लगे हैं और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसका मालिक उसे छोड़ेगा नहीं। हमने एक टीम को देखा जो कायक चलाना सीख रही है। अगर पानी में गिर गए तो उसके बाद कैसे अपनी राफ्ट तक वापस आए, यही उनका आज का लेसन था। एक एक करके सभी औरतें नीचे गिरी, ऊपर आई, परंतु जब आखिरी वाली नीचे गिरी तो ऊपर ही नहीं आई। लगता है कि ज्यादा समय तक कैसे नीचे रहे, इसकी प्रैक्टिस करने लगी। वो सब इंतजार में खड़े थे। जब वो आई तो वो आधी आई, उसका आधा शरीर तो नीचे रह गया। लगता है कि आधे शरीर ने ही कोचिंग ली थी। फौरन शेरिफ को इत्तला किया जाता है। वो इस चीज को देखती है तो उसे तो उल्टियां होने लगती है क्योंकि ये बेहद ही दर्दनाक था। उस औरत की कायक पे भी वही पदार्थ लगा था जिससे ये साबित हो गया कि हर मौत के पीछे एक ही चीज है, पर वो चीज क्या है अभी तक इन्हें पता नहीं है। वायमा अपने दोस्तों के साथ अपनी ही डैड की फिश फार्म के सोनार डिवाइस को चुपके से बंद करने लगी थी क्योंकि वो शुरू से ही इसके खिलाफ थी। ये सोनार कभी भी समुद्र को साफ नहीं करते बल्कि ये और ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। एमा ही वही लड़की है जिसने वो वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डाली थी, जिसके बाद जोहाना को यहाँ भेजा गया। जोहाना को फर्म से 1300 मीटर दूर वैसी ही फ्रीक्वेंसी सुनने को मिलती है जैसी फर्म के सोनार डिवाइस से छोड़ रहे थे वो। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जब एरिक ने इसे सुना तो उसे सब कुछ ठीक लगा, लेकिन जब जोहाना ने बताया कि उसने ये फ्रीक्वेंसी यहाँ से 1300 मीटर दूर से सुनी है तो उसे भी हक्की बक्की गुल हो गई। वहां कोई ऐसी चीज थी जो मछलियों की सुनने की शक्ति से ज्यादा साउंड को जनरेट कर रही थी। ऐसा बहुत ही रेयर होता है और शायद ही कभी हुआ हो। एरिक ने तो खुद ब्लॉकर लगाया था ताकि इतनी दूर तक कोई आवाज ना जा पाए। वो फौरन डेक पर गया, वहां जाकर पिछले रिकॉर्ड को चेक किया। तब उसे पाया कि मिस्टर नेल्सन ने ब्लॉकर को बंद कर दिया 2 महीने पहले ताकि ज्यादा सैल्मन मछलियां उनके संपर्क में आए। ऐसा वो उसे बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन ऐसा करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। एरिक फौरन नेल्सन को कॉल लगाता है जो कि अभी उन्हीं इन्वेस्टर के साथ बैठा हुआ था, डील साइन कर रहा था। जब उसने ये सुना कि एरिक को पता चल चुका है तो वो उसे बड़ी शांति से कहता है, हमें भी अब थोड़े समय में ज्यादा सैल्मन मछलियां चाहिए। उसे बेच देने पर हमें इतना पैसा मिलेगा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन एरिक उसे खूब गालियां देता है, जो सुनने पर नेल्सन फोन काट देता है। ये लोग एक अंडर वाटर कैफे में बैठे डील को साइन कर रहे थे। ठीक उसी समय एक बच्ची जो शीशे से समुद्र की गहराई को देख रही थी, उसे वहां कुछ दिखा जिससे वो डर गई। सब उसकी नजरें उस चीज पर गई तो वो भी दंग रह गए। ये उसी औरत की आधी कटी हुई लाश थी। दूसरी तरफ जोहाना उसी जीव पर कुछ टेस्ट कर रही है। उस दौरान उसे कुछ ऐसी चीजें जानने को मिली जो एरिक और जॉर्ज दोनों ही देखकर दंग रह जाते हैं। जो सोनार समुद्र की सफाई और सैल्मन मछलियों को तंदुरुस्त रखने के लिए लगाया गया था, उसी सोनार फ्रिक्वेंसी से ऐसे जीव को जगा दिया जो कि अब अपने कंट्रोल से बाहर हो चुका है। जो जीव हमें मिला है वो उसी का एक छोटा सा टुकड़ा है, या फिर ये कहें कि उसके एक अंडे में से निकला बच्चा है। एरिक समझ गया बहुत बड़ा खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है। उसी समय वो फौरन सभी सोनार को बंद करने की ऑर्डर देता है। लेकिन जॉर्ज का कहना था अगर ऐसा किया तो पूरा फर्म रुक जाएगा, लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। उसका कहना था जब तक नेल्सन नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं होगा। इतने में हमने देखा कि एमा अपने वही दोस्तों के साथ दूसरा सोनार बंद करने के लिए आउटपोस्ट पर पहुंच गई है। एक लड़का नीचे जाता है, जल्दी से मॉड्यूल 3 को ऑफलाइन कर देता है, जिससे वहां का सोनार बंद हो गया। पर उसके बाद होते ही एक अजीब सी चीज उसके पास आ गई, उसे टक्कर मारने लगी। इसीलिए वो लड़का इतना ज्यादा डर गया वो अपना आपा खो देता है। इधर नेल्सन भी डेक पर गया। एरिक और जोहाना ने उसे बोला कि हम सभी मॉड्यूल को बंद करना पड़ेगा, लेकिन वो तैयार ही नहीं था। ठीक उसी समय एक अलार्म बजा कि मॉड्यूल 3 ऑफलाइन हो गया है। ये वही सोनार था। वहां एमा परेशान थी, उसका दोस्त ऊपर क्यों नहीं आ रहा है। कुछ देर के बाद पानी में हलचल तेज हो गई। उसी समय वो ऊपर आया, पर आधा अधूरा। आधा तो वो नीचे रह गया। एरिक इन लोगों को देख लेता है। नेल्सन भी अपनी बेटी को पहचान जाता है। ये भागते हुए इन लोगों के पास गए और फौरन अंदर जाने को बोला। एमा तो बस रोए जा रही है। तो वहीं खड़ी जोहाना की नजरें समुंदर में थी। उसके दिमाग में ल्यूक की कही वो बात याद आने लगी। जब उसने एक रोज सुबह सुबह जब घना कोहरा देखा तो एक साया देखा जो एकदम अचानक से समुंदर के ऊपर आया और गायब हो गया।
कहीं आज भी उसे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज ऊपर आएगी, लेकिन तभी पूरा फ्लोर हिलने लगा, यहाँ तक कि डग भी कांपने लगा। सभी को अंदर लेकर गया, पर जोहाना वहीं खड़ी रही और अंत में उसने भी वही देख लिया जो ल्यूक ने देखा। उस घने कोहरे में से एक विशाल काय टेंटिकल आसमान में पहले ऊपर आए, फिर उसकी तरफ आने लगे। वो भागना शुरू करती है, लेकिन वो टेंटिकल सीधा आकर फर्म के फिशिंग एरिया में गिर पड़ा, जिससे जोहाना भी वहीं गिर गई। एकदम खामोशी से वो लेटी रही। उसे अंदाजा हो गया कि अगर वो हिली तो मारी जाएगी। उसे एक टेंटिकल का वजन इतना ज्यादा था, जब वो फिशिंग एरिया से हटा तो वो पानी के ऊपर आ गया। इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर सारे साथ में आ गए तो क्या होगा। जोहाना भागती हुई इमारत में आई, लेकिन इन्होंने जब बाहर देखा तो पता चला कि वो छोटे छोटे जीव पानी से ऊपर आने लगे और इनके फर्म पर हमला कर रहे हैं, और धीरे धीरे छतों से आवाजें आने लगी है। शायद वो अंदर तक घुस आए हैं। जोहाना सभी को शांत रहने को बोलती है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि इस जीव का सामना कैसे किया जाए। उसी समय एक छोटा जीव ऊपर से आकर गिरा और सिकुड़ गया। बिना देरी किए एमा उसके ऊपर अपनी जैकेट डालकर उसे पैर से कुचल दी। वहां जॉर्ज जब मशीन को बंद करने में लगा था तो उसी समय उससे शीशे से बाहर कयामत को देखा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। अगर वो यही काम पहले कर देता तो शायद ये नौबत नहीं आती, लेकिन अब तो मौत का खेल शुरू हो चुका है। बाहर धीरे धीरे करके अंधेरा होने लगा है, यानी कि और खतरा। अब वो बड़े वाले टेंटिकल ने पूरे फर्म पर अपना कब्जा कर लिया। जब ये लोग कॉरिडोर में छुपे होते हैं तो उसी दौरान एक टेंटिकल उस लोहे के दरवाजे से अंदर आता है, एमा को खींच कर ले जाता है। किसी की जरा सी हिम्मत तक नहीं हुई कि वो उसे रोक सके। सब बस खड़े होकर देखते रहे, और जब इन लोगों को एहसास हुआ कि इन्हें छुपना पड़ेगा तो जिसे जहां जगह मिलती है वहां छुप जाता है। पर नेल्सन को अपनी बेटी की फिक्र थी। वो बाहर आकर तेज तेज उसका नाम पुकारता है, क्योंकि वो उसे ऐसे मरने तो नहीं देगा। और तब एक ऐसी चीज होती है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वो टेंटिकल तेजी से हवा में गोल चक्कर लगाता है और फिर एमा को वापस लाकर पटक देता है। उसकी हालत काफी खराब थी, लेकिन वो जिंदा थी। इधर ये लोग किसी भी तरह करके खुद को बचाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन शायद अब कोई नहीं बचेगा। जोहाना भागते हुए फिश फर्म के अंदर आई और जो पाइप लगी थी उनमें से भागती हुई आगे जाने की कोशिश करती है, पर वो टेंटिकल तो उस पाइप में घुस चुके थे। तो वहीं जॉर्ज अब खुद की जान बचाने के लिए कमरे में जा घुसा, खुद को बंद कर लिया। लेकिन उसी कमरे में एमा का एक दोस्त छुपा था। वो उसे देखकर उसे शांत होने को बोलता है, पर जब जॉर्ज उसके करीब गया तो उसके मुंह से खून की उल्टियां हो रही थी। वो छोटा जीव उसकी पीठ पर चिपका हुआ था, उसका खून लगातार चूस रहा था। जॉर्ज डर के मारे अपने कदम पीछे लेता है, पर वो वहां से भागा नहीं, बल्कि उसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो गई कि आखिर ये जीव है क्या, और इसीलिए उसने उसे करीब से देखने की कोशिश की। और बड़ी हिम्मत के साथ वो उसे अपने पैरों से पलटता है। फिर वो उसके नीचे के हिस्से को देखने लगता है, लेकिन ठीक उसी समय वो जीव उसके मुंह पर तराल पदार्थ को छोड़ता है। उसका कहना था कि वो उसकी प्राइवेसी को भंग कर रहा था। अगर तुझे देखना ही है तो सीधा देख ले, उल्टा करके देखने में क्या हो रहा है, ऐसा उसका कहना था। वहां जोहाना इस कोशिश में थी किसी तरह करके वो इस फर्म से बाहर निकल जाए, इसीलिए उसने एक वेंटिलेशन विंडो को भी तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन तब तक वहां वो आ गया, उसके पीछे लग गया। इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाता वो सीधा उसी खिड़की को तोड़कर नीचे गिर गई, लेकिन अभी भी वो उसके पीछे ही था। जोहाना जानती है कि ज्यादा आवाज करना खुद की मौत देना होगा, इसीलिए वो धीमे धीमे रेंगना शुरू करती है। लेकिन वो इतना भी बेवकूफ नहीं था, उसे इन्हें देख लिया था और अब तो हाथ भी पकड़ लिया था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि जोहाना की लाख कोशिश के बावजूद भी वो छुड़ा नहीं पाती है। और अंत में उस टेंटिकल को उसकी वो जैकेट पसंद आ गई, उसने उसे उतार लिया। पर जो दूसरा वाला था उसे लगता है कि जोहाना से कुछ खास लगाव था। वो उसके गले के चारों ओर अपना पूरा कब्जा कर लेता है। धीरे धीरे अब जोहाना को महसूस होने लगा है, उसका दम घुट रहा है। इतने में वहां पर एरिक आया, जिसने एक एक्स उठाया, पर वो उसे मना करती है, क्योंकि अगर ऐसा किया तो वो उन दोनों को मार देगा। तो एरिक ने दिमाग लगाया, पास में ही रखे एक जनरेटर को धीमे से ऑन किया, जिसकी शोर से वो उस तरफ आकर्षित हो गया। जोहाना को उसने छोड़ दिया। इसे कहते हैं दिमाग का इस्तेमाल करना। दोनों वहां से भाग गए। अमा को होश आया तो वो जब उठी तो उसके हाथों में वही नीला पदार्थ चिपका था, लेकिन इससे भी भयानक और डरावना मंजर उसकी आंखों के सामने था। ऐसा नजारा जो वो पूरी जिंदगी भर कभी नहीं भूलेगी। उस अरोरा लाइट के बीच में एक विशाल काया ऑक्टोपस बाहर आता है, जिसके टेंटिकल ने पूरे फिश फार्म को चारों तरफ से घेर लिया। तभी वहां पर मिस्टर नेल्सन अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। जब उन्होंने अपनी बेटी को जिंदा देखा तो उसे गले लगाया। उन्हें अंदाजा हो गया कि ये सब उनकी वजह से हो रहा है, लेकिन अब देर हो चुकी है। किसी के पास कोई उपाय नहीं था जिससे वो इसे रोक पाए। अचानक एक विशाल टेंटिकल आया और इस हिस्से को दो टुकड़ों में कर दिया। दोनों उसके चंगुल में आने के बजाय पानी में कूद गए, पर वो उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, जैसे मानो उसे पता था कि इन सब का जिम्मेदार नेल्सन ही है। नेल्सन को भी मालूम पड़ गया अगर वो दोनों साथ में रहे तो मारे जाएंगे, किसी को तो अलग होना पड़ेगा। वो खुद को अलग हो गया। अपनी बेटी से कहा कि तुम जाओ, बस मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी टोनी कक्कर के गाने मत सुनना। मजाक था। ये दोनों जाते हुए काफी इमोशनल हो जाते हैं। एमा तो कुछ ज्यादा ही रोने लगती है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसके पिता के चारों तरफ से उन्होंने पकड़ रखा था। अब पूरा ऊपर आ चुका था वो। जब जोहाना डेक पर पहुंची तो इस मंजर को देखकर सन रह गई कि कोई इतनी बड़ी चीज समुंदर में भी
एग्जिस्ट करती है क्या, यही सवाल था उसका। इस बीच हमने उस अंडर वाटर कैफे को भी देखा। काम करने वाली की स्टाफ जब कैफे बंद करके घर जा रही थी तो उसे शीशे के ऊपर कुछ दिखा। वो रुक गई, करीब आकर देखने लगी। उसके अंदर जिज्ञासा का चूरन था। वो चीज वही जीव थी जो उस शीशे को तोड़ देता है और सीधा कैफे के अंदर घुस जाता है। यहाँ जोहाना और एरिक पूरी कोशिश करते हैं किसी भी तरह करके उस सोनार डिवाइस को बंद कर दे, लेकिन वो पूरी तरह से खराब हो चुका है। इसीलिए अंत में मजबूरन जोहाना को उसे पूरी तरह से तोड़ना पड़ा, जिससे वो खुद ब खुद बंद हो गया। इसके बाद एक अजीब सी खामोशी आ गई। सब ठीक हो गया क्या? इनके लिए एक और मुसीबत थी। इस हादसे में इनकी फर्म को पूरे शहर से अलग कर दिया था। अब ये किसी से कांटेक्ट में नहीं थे। इसीलिए जोहाना ने आसमान में फ्लेयर चला दी, जिसे वो शेरिफ ने देख लिया। पहली बार ये लोग उस विशाल जीव को उस लाल रोशनी में देख पाते, जो बहुत ही खतरनाक लग रहा था। जोहाना जानती थी ये सब कैसे हुआ। ये ऊपर सिर्फ इसी वजह से आए थे क्योंकि उन सोनार डिवाइस में जो ब्लॉकर लगा था उसे मिस्टर नेल्सन ने ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में बंद कर दिया था, जिससे आज के समय भारत में ज्यादा माइनिंग के लिए जंगल काटे जा रहे ताकि कुछ गिने चुने लोगों को मुनाफा हो सके। और वैसे ही यहाँ भी हुआ, पर वो भूल गया कि प्रकृति कुछ ऐसी चीजें छुपाए बैठी है जो एक गलती से अगर बाहर आ गई तो सब तबाह कर देगी। जोहाना समझ गई कि ये वापस नहीं जाएगा, इसीलिए वो एक तरीका अपनाती है। जैसे कि हमें मालूम है तेज फ्रीक्वेंसी से उस छोटे जीव का दिल कांपने लगता है, तो जोहाना उसी तरीके को यहाँ बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती है। बस उसे एक सही फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, वरना ये तरीका उल्टा पड़ जाएगा। जैसे नेल्सन ने किया, एरिक उसका इस काम में साथ देता है। वो जितने भी सोनार डिवाइस थे उन्हें साथ लाकर रख देता है और फिर एक ठीक फ्रीक्वेंसी को सेट कर देता है, जिसके बाद जोहाना उसे लेकर 1300 मीटर दूर जाती है। वहां उसने एक एक करके सभी सोनार को पानी में डाला। वो ऑक्टोपस के टेंटिकल पीछे से आकर उसे पकड़ते हैं और सीधा पानी के नीचे ले गए। यहाँ पहली बार जोहाना ने उस ऑक्टोपस को देखा। उसकी वो विशाल डरावनी आंखें उसके एकदम करीब। अगर कुछ देर और वो रुकती तो उसके पेट में होती। लेकिन यहाँ एक चमत्कार हो गया, सारे डिवाइस एक साथ काम सेम फ्रीक्वेंसी पर। यहाँ जोहाना अभी भी नीचे थी, उसकी सांसें अटक रही है। अचानक उस जीव का दिल फट गया और साउंड से वो धीरे धीरे करके पानी के नीचे चला गया। मर गया था वो, लेकिन उसके साथ साथ कोई और भी मारा गया। जी हाँ, जोहाना ने भी अपना दम तोड़ दिया। इंसानों की गलती को सुधारने के चक्कर में उसने खुद की कुर्बानी दे दी। एरिक पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि वो उससे प्यार करता था। भले ही वो दोनों सालों पहले अलग हो गए थे, लेकिन उनका प्यार अभी भी जिंदा था। इधर एमा खूब रोती है। हम 1 साल बाद का समय देखते हैं, सब कुछ शांत हो चुका है। समुद्र फिर से नॉर्मल हो गया, फिश फार्म बंद हो गया, उन सोनार डिवाइस को भी बंद कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, खतरा अभी टला नहीं है। समुद्र की गहराई में हमने पाया कि उसी ऑक्टोपस का अंडा पल रहा है और पता नहीं किस समय ये प्रलय आएगा। लेकिन जब भी आएगा तो पिछले वाले से ज्यादा भयानक होगा, क्योंकि इंसानों ने उसकी माँ को मारा और जब बात माँ पर आती है तो कुछ नहीं देखा जाता और इसीलिए कहा जाता है कि प्रकृति से मत खेलो। वेल, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।